जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास की ऑनलाइन बैच शुरू हो चुकी है, जल्दी शुरू हुई है। जितनी जल्दी हो सके आप लोग इतिहास की क्लास ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितनी देर करेंगे उतना आपका ही नुकसान होगा। वैसे उसमें सारे वीडियो सेफ रहते हैं, और यदि किसी को भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी हो तो मेरे दिए गए थंबल पर नंबर पर मुझे कॉल करें या व्हाट्सएप करें और पूरी जानकारी ले लें। तो आइए, क्लास की स्टार्टिंग चल रही है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इतिहास का विभाजन, यानी एंशियंट मिडवल मॉडर्न। यानी हम तीन पढ़ते हैं, एंशियंट मिडवल मॉडर्न। ये किसने बांटा है, कैसे बटा है, किन परिस्थितियों में बटा है। आइए आज हम उसी पर एक चर्चा करते हैं, उस पर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। आइए देखते हैं इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। वैसे मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास का संधि विच्छेद क्या है, इतिहास के जन्मदाता क्या हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जा करके आप मेरे वीडियो को देख करके खान स्टडी सेंटर को आप उसको सर्च करके उस पर जो है सब्सक्राइब करके आप सारे वीडियो आप देख सकते हैं कि मैंने इतिहास के कुछ वीडियोस में डाल रखे हैं। आज मैं आपको बताता हूँ इतिहास का विभाजन कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे किसने किया। जानते हैं आप लोग कि भारत में यहाँ पर अंग्रेज जब आए तो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। उनका मुख्य काम था व्यापार करना, क्योंकि यहाँ से जो माल विशेष तौर से गरम मसाला ले जाते थे और विदेशों में उसको कई गुना लाभ पर उसको बेचते थे। तो इसलिए अनेक कंपनियां यहाँ पर आईं। उनमें से एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और कंपनियां दबती चली गईं। उसका व्यापार जब बढ़ने लगा तो उसने सोचा क्यों ना हम राजनीति में हस्तक्षेप करें, और राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक युद्ध किया, और उस युद्ध को आप लोग जानते हैं, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। और वो इस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। ये युद्ध किनके बीच में हुआ था तो आप जान लें कि ये युद्ध जो हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिराज के लोगों ने ही उनको धोखा दिया, गद्दारी की। उनमें से एक गद्दार था जो मुख्य सेनापति, जिसका नाम था मीर जाफर। खैर, कुल मिलाकर के यह युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जो है नवाब सिराजुद्दौला मारा गया। और इस तरह से एक प्रकार से देखा जाए तो कंपनी पर एक प्रकार से क्या होता है, देखा जाए तो एक प्रकार से कंपनी का बंगाल पर एक अधिकार हो चुका था, और जैसे चाहे जिस तरह से चाहे कंपनी बंगाल को लूट रही थी, बंगाल को पूरा तरीके से एक तरह खाली कर रही थी। इससे क्या हुआ, उनको धन की प्राप्ति लगातार हो रही थी। उसके बाद उन्होंने एक दूसरा युद्ध, यानी उन्होंने मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक दूसरा युद्ध किया, और उस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। इस युद्ध में भी ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि क्लाइव ने ही एक प्रकार से विजय की नींव डाली है, तो क्यों ना क्लाइव को बुलाया जाए। और क्लाइव को बुलाया गया, जिसमें तीन बड़ी शक्तियां जो पराजित हुई थी, जिनमें से एक का नाम था मीर कासिम, जो बंगाल का नवाब था। बाद में वो भाग गया था, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। हम आपको आगे पढ़ाएंगे जब मॉडर्न इंडिया बताएंगे। दूसरा था अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और तीसरा जो था वो था मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। तो शाह आलम सेकंड से इन्होंने एक संधि की, और उस संधि का नाम था इलाहाबाद की संधि, जो शाह आलम सेकंड से हुई थी 12 अगस्त 1765 में। इस संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। दीवानी मतलब लगान वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। जब उनको लगान वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया
तो एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को और अधिक धन प्राप्त होने लगा। यानी अभी केवल बंगाल था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों हो गया और लगातार उसको धन की प्राप्ति। तो सोचा क्यों ना भारत पर शासन करें। और भारत पर शासन तभी कर सकते हैं जब उनकी कमियों को जानेंगे, और कमी को तभी जान सकते हैं जब हम उनकी पुस्तकों को पढ़ेंगे, और पुस्तकें तभी पढ़ सकते हैं जब उनकी हम पुस्तकों का अनुवाद अंग्रेजी में करेंगे, क्योंकि जो अधिकतर भारतीय पुस्तकें थीं वो संस्कृत भाषा में ही होती थीं। तो ऐसी परिस्थितियों में सबसे जो इनकी मुख्य पुस्तक है जिसका नाम है मनुस्मृति, यानी सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम जिस पुस्तक का अनुवाद किया उस पुस्तक का नाम था मनुस्मृति। याद रखिएगा, सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है मनुस्मृति। मनु की पुस्तक मनुस्मृति। मनुस्मृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ, इनका अनुवाद हुआ, और इसका नाम रखा ए कोड ऑफ जेंटू लॉ। क्या रखा उसका नाम? ए कोड ऑफ जेंटू लॉ। ए कोड ऑफ जेंटू लॉ। उन्होंने मनुस्मृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके उसका नाम रखा ए कोड ऑफ जेंटू लॉ। ये पहली पुस्तक है भारत में जो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद की गई थी। उस पुस्तक का नाम है मनुस्मृति। याद रखिएगा, मनुस्मृति कब की गई थी? अनुवाद जो की गई थी वो किया गया था 1776 में। 1776 ईस्वी में इसका अनुवाद हुआ था। इसी तरह से भारत जो है पुस्तकों का तो एक तो भंडार है, बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो एक एक पुस्तक अनुवाद करने में उनको बहुत समय लग सकता था, इसलिए उन्होंने एक विभाग खोला। ठीक है, इन्होंने एक विभाग खोला। कब खोला? 1784 में। याद रखिएगा, 1784 में अनुवादक विभाग खोला गया। ठीक है, और ये खोला किसने? ये खोला था विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स द्वारा खोला गया। क्या नाम रखा इसका विलियम जोन्स ने, या रखा गया इस विभाग का नाम? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। यानी बंगाल में अर्थात कलकत्ता में एक विभाग खोला गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। किसने खोला? विलियम जोन्स ने खोला। कब खोला? 1784 में। 1784 में इसको विलियम जोन्स ने खोला था, और विलियम जोन्स को मालिक जोन्स भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसके अलावा इनको या करके कह सकते हैं, इनको या फादर ऑफ इंडोलॉजी भी कहते हैं इनको। याद रखिएगा, इनको फादर ऑफ इंडोलॉजी, और इसी को कहते हैं हिंदी में ज्ञान शास्त्र के पिता। ज्ञान शास्त्र के पिता, यानी हिंदी में कहेंगे ज्ञान शास्त्र, फादर ऑफ इंडोलॉजी या ज्ञान शास्त्र के पिता भी कहा जाता है। एक तरह से देखा जाए तो विलियम जोन्स ने विभाग खोला, और उस विभाग का नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। या कहाँ खोला गया? कलकत्ता में खोला गया। अब क्योंकि इस विभाग के माध्यम से सबसे पहली पुस्तक, या कह सकते हो ऐसे दूसरी पुस्तक, पहली मनुस्मृति थी, लेकिन विभाग के माध्यम से, तो हम कहेंगे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विभाग के माध्यम से सबसे पहली पुस्तक जो अनुवाद की गई उसका नाम था भगवत गीता। भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में, संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद इसका 1785 में किया गया। किसने किया था 1785 में?
तो आप कहोगे इसको विलियम विल्किंस। किसने किया था? विलियम विल्किंस ने संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। किसने किया? विलियम विल्किंस ने किया। फिर विलियम विल्किंस ने जिस भगवत गीता को 85 में, इसके 2 साल बाद यानी 87 में 1700, याद रखिएगा 1787 में विलियम विल्किंस ने एक और अनुवाद किया। याद रखिएगा, एक और अनुवाद किया। उस अनुवाद जो किया था उसका नाम था हितोपदेश। कौन सी थी? हितोपदेश। हितोपदेश पुस्तक जो 11वीं शताब्दी की नारायण पंडित की थी। किसकी थी? नारायण पंडित द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है हितोपदेश। याद रखिएगा, हितोपदेश नारायण पंडित द्वारा लिखी गई हितोपदेश पुस्तक है। और इस पुस्तक का अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने ही किया था। याद रखिएगा, किसने किया था? विलियम विल्किंस ने ही किया था। और इस तरह से ये विलियम विल्किंस द्वारा ये 2 पुस्तकें अनुवाद की गई, हितोपदेश और भगवद गीता। ये किस विभाग के माध्यम से? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। नेक्स्ट, उसके 2 साल बाद, याद रखिएगा, इसके 2 साल बाद यानी 1789 में एक पुस्तक और अनुवाद की गई। उसका नाम था अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम आप सब जानते हैं, कालिदास की संस्कृत भाषा में है। 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद अंग्रेजी में किया था विलियम जोन्स ने। याद रखिएगा, अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने। ठीक है, 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। इसी तरह से विलियम जोन्स ने एक और पुस्तक का अनुवाद किया था। उसका नाम था गीत गोविंद। याद रखिएगा, गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किसकी है? आप जानते हो, ये जयदेव की है। इसका भी अनुवाद जो है विलियम जोन्स ने ही किया था। ठीक है ना? इस तरह से आगे ध्यान दीजिए। फिर एक बार इस विभाग ने, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने 1792 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने 1792 में मनु स्मृति का पुनः अनुवाद हुआ। अंग्रेजी में पुनः इसका अनुवाद हुआ और इसका नाम रखा गया ए इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ। इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ। इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ। ये इन्होंने मनुस्मृति का अनुवाद जो है पुनः किया। और इस बार पहले रखा था ए कोड ऑफ जेंटू लॉ, इस बार रखा ए इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ। यानी हिंदू के लिए एक ऐसी पुस्तक है, यानी सनातन धर्म की एक ऐसी पुस्तक है जिसके बारे में हिंदू कल्चर संबंधित बहुत कुछ जानकारी इसमें मिलती है। तो आप समझ गए होंगे, मैंने आपको बताया कि 1792 में मनुस्मृति का पुनः अनुवाद किया गया था। अब भारत में बहुत सारी पुस्तकें हैं, ध्यान रखना, बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनका अनुवाद एक विभाग से तो काम हो नहीं सकता है, इसलिए एक विभाग और खोला गया 1804 में। ठीक है, एक विभाग और खोला गया, उसका नाम था 1804 में एक विभाग और खोला, अंग्रेजी आप कह सकते हो अनुवादक विभाग, यानी ट्रांसलेटर जो है ऑफिस खोला गया, अनुवादक विभाग खोला गया 1784 और 1804 में। उसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई।
यानी अब की कहाँ खुला? बंबई में खुला, महाराष्ट्र में। तो इस तरह से अंग्रेजों ने भारतीय कल्चर संस्कृति को बहुत अच्छी तरह जान चुके थे, उनको समझ चुके थे कि भारत में शासन कैसे, किसने कब कैसे किया, पूरी तरह से जान चुके थे। इसीलिए 1817 में जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक साम्राज्यवादी भारत का इतिहास, यानी ब्रिटिश ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जेम्स मिल ने साम्राज्यवादी भारत का इतिहास, ये जो पुस्तक इन्होंने जो लिखी थी, इस पुस्तक में जेम्स मिल ने भारत का विभाजन कुछ इस तरह से, इन्होंने भारत का नहीं कहेंगे बल्कि इतिहास का विभाजन उन्होंने इस तरह से किया। इन्होंने कहा कि जो सबसे पहले इन्होंने जो भारत पर जो शासन किया है, भारत पर किसने किया? तो कहोगे इन्होंने कहा कि हिंदुओं ने किया है, तो इसका नाम दिया हिंदू काल। फिर बीच में किसने किया है? तो मुस्लिमों ने शासन किया, तो इसने इसका नाम रखा मुस्लिम काल। और अब जो शासन करेंगे वो कौन है? अंग्रेज, तो कहेंगे इसको अंग्रेजी काल। तो इस तरह से इन्होंने 3 भाग में बांट दिया। तो हिंदू काल को इन्होंने नाम दिया प्राचीन काल दिया, किसने दिया? जेम्स मिल ने दिया। अंग्रेजी काल को इन्होंने क्या नाम दिया? आधुनिक काल दिया। और मामला फंस गया बीच का, तो जिन दोनों के बीच में होने के कारण जो बीच वाला मुस्लिम था, इसका नाम रख दिया इन्होंने मध्यकाल। यानी प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, यानी एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। किसने विभाजन किया? मैंने पूरा खाका तैयार कर दिया है। किसने किया? जेम्स मिल ने। किस पुस्तक में किया? साम्राज्यवादी भारत के इतिहास में। ठीक है, कब किया? 1817 में। तो इस तरह से मैंने ये देखा कि इतिहास का विभाजन किसने किया है। तो आप सीधे सीधे प्रश्न अगर आता है तो कहोगे इतिहास का जो विभाजन किया है वो किया है किसने? सीधे सीधे कहोगे जेम्स मिल ने किया। कब किया? 1817 में किया। किस पुस्तक में किया? मैंने बता दिया है। तो एक पूरी भूमिका मैंने आपको क्लियर कर दी होगी। तो इसी तरीके से क्लास हमारी आगे रन करेंगी, आगे चलेंगी। जिनको भी इतिहास से बैच से जुड़ना हो वो तुरंत मुझे कॉल करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको IAS, PCS, TGT, PGT, नेट यहाँ तक कवर कराऊंगा। यानी जो पेपर होगा थोड़ा हाई लेवल का हम पढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा डीप में जाते हैं। हम डीप में जाकर के पढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो और सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकें। तो आप मुझसे जुड़ने के लिए आप जल्दी उठाइए, फ़ोन करिए और पहले तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तब तो आपको सारे वीडियो मिलेंगे तो आपको वीडियो देख के खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या मुझे इस चैनल पर क्लास करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो डिसाइड करिए, ये आपका एक सुनहरा अवसर है। फिर ऑफलाइन क्लास खुल जाएगी तो पता नहीं आगे ऑनलाइन क्लास आगे मैं रन करूं या ना करूं, लेकिन पूरी तरीके से ऑफलाइन वाले भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ रहे हैं और ऑनलाइन जो बहुत दूर से बच्चे हैं वो भी जुड़ सकते हैं। तो अगर आप लोग सब जुड़ेंगे तो लगातार मेरी क्लास रन करती रहेगी और आपको मैं सुविधा, जो इतिहास में जो जानकारी वो आपको मैं देता रहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।